रोहिणी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भैया बिल्कुल। इतना कहकर वो मीनाक्षी के हाथों में हाथ डाले उसे लिफ्ट की तरफ लेकर गई और उसने ऐसे ही बातों बातों में मीनाक्षी से पूछा, अच्छा मीनाक्षी, तुम्हारे पास तो कार है ना, फिर तुम्हारे भैया ने टैक्सी क्यों की? वैसे सच कहूं, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हमेशा बस से ही आती जाती हो, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देती। रोहिणी की बात सुनकर मीनाक्षी ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं रोहिणी, हमारे पास कार नहीं है। जिस कार से आज मैं स्कूल से वापस आई थी वो तो किसी और की कार थी। दरअसल मेरे भैया ने उनकी एक छोटी सी मदद की थी, इसलिए उन्होंने भैया को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी भेज दी और लौटते वक्त रास्ते में भैया मुझे भी स्कूल से लेने आ गए। मीनाक्षी की बात सुनकर रोहिणी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, ओह तो ये बात थी। मीनाक्षी ने जब रोहिणी के चेहरे से रंग उड़ते हुए देखा तो उसने एक हल्की मुस्कान के साथ रोहिणी का कंधा थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ रोहिणी, तुम ठीक हो? देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम्हें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर रोहिणी ने अपने आप को संभालते हुए नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूं, चलो ऊपर चलते हैं। इतना कहकर वो मीनाक्षी के साथ लिफ्ट के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने शिवा को उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर आते हुए देखा तो उसने घूरते हुए शिवा से पूछा, शिवा तुम हमारे पीछे पीछे कहां आ रहे हो? शिवा भैया से सीधा शिवा। शिवा ने रोहिणी के तेवरों में अचानक से आए बदलाव को महसूस किया, लेकिन रोहिणी उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए उसने सहजता से जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर चलूंगा और जब तक मीनाक्षी का काम खत्म नहीं हो जाता मैं वहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। शिवा की बात सुनकर रोहिणी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अच्छा लेकिन ऊपर कोई खाली जगह नहीं है, मेरी मानो तो नीचे जाकर बागीचे में इंतजार करो। ये चिरंजीवी नायर समूह का चांदनी बार है, काफी महंगी जगह है, यहाँ अंदर जाने के लिए कार्ड खरीदना पड़ता है और यहाँ के सबसे सस्ते कार्ड की कीमत भी 3888 रुपया है। रोहिणी की बात सुनकर शिवा ने बेफिक्र अंदाज में कहा, ठीक है बताने के लिए शुक्रिया, तो फिर मैं अपना कार्ड खरीद लेता हूँ और वहीं बैठकर मीनाक्षी के काम खत्म होने का इंतजार करता हूँ। शिवा की बातें सुनकर रोहिणी की आंखों में उसके लिए घिन साफ साफ नजर आ रही थी। उसे लगा नहीं था कि शिवा इतना बेवकूफ होगा। उसके हिसाब से शिवा उन लोगों में से था जो खुद को होशियार साबित करने के लिए खुद ही के मुंह पर तमाचा मार लेते हैं। उस वक्त रोहिणी को शिवा में एक बेहद घमंडी और बददिमाग लड़का नजर आ रहा था। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि शिवा ने केवल शेखी बघारने के लिए जानबूझकर उस रोल्स रॉयस कार को उनके स्कूल गेट के सामने पार्क करवाया था ताकि वो पूरे स्कूल के सामने झूठा दिखावा कर सके। रोहिणी की नजरों में शिवा एक भिखारी था, लेकिन फिर भी उसे बार जैसी जगह पर अपने पैसे बर्बाद करने थे। वो ये तक नहीं देख रहा था कि वो कितनी महंगी जगह पर था और इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि वो जगह उसकी औकात के बाहर थी। यही सब सोचते हुए रोहिणी ने शिवा की ओर देखे बिना उसे ताना मारते हुए कहा, मीनाक्षी यहाँ केवल 4000 के लिए पूरा महीना काम करती है और तुम हो कि वो पैसे एक रात में उड़ाना चाहते हो। आखिर नीचे बागीचे में इंतजार करने में दिक्कत ही क्या है? रोहिणी की बात सुनकर शिवा की भौएं तन गई। उसने रोहिणी को घूरते हुए कहा, मैं यहाँ मीनू के पैसे खर्च करने नहीं आया हूँ। और लेकिन उससे पहले ही शिवा अपनी बात पूरी कर पाता, रोहिणी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए झुंझला कर कहा, ठीक है जो करना है करो, मेरी बला से अपनी बहन के पैसे खर्च करने हैं तो करो, मुझे क्या दिक्कत। रोहिणी की बात सुनकर मीनाक्षी ने सफाई देते हुए कहा, मेरे भैया मेरे पैसे खर्च नहीं करते रोहिणी, मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरे भले के लिए कह रही हो, लेकिन ये तो मेरे भैया पर गलत इल्जाम लगा रही हो। लेकिन मीनाक्षी की बात सुनकर भी रोहिणी ने कुछ न सुनने का नाटक किया और लिफ्ट के रुकते ही वो सीधा लिफ्ट से बाहर चली गई। जाते हुए उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उन लोगों से दूरी बना रही। रोहिणी का ऐसा बर्ताव देखकर मीनाक्षी को काफी ज्यादा अजीब महसूस होने लगा। अभी थोड़ी देर पहले ही उसके और रोहिणी के बीच सब कुछ ठीक हुआ था और अब फिर से चीजें बिगड़ चुकी थी। लेकिन मीनाक्षी ने जल्दी से अपने भाई को देखकर बात संभालते हुए कहा, भैया आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपके पास सच में पैसे हैं, नहीं तो मैं अभी अपने फोन से आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, बुद्धू लड़की, मेरी चिंता छोड़ो और अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से चलो। इतना कहकर शिवा ने अपनी जेब से अपना डेबिट कार्ड निकाला और उसे हवा में हिलाते हुए मीनाक्षी को दिखाने लगा, मानो कह रहा हो कि वो बहुत अमीर है। ये देखकर मीनाक्षी मुस्कुराने लगी और फिर थोड़ी देर शिवा से यहाँ वहां की बातें करने के बाद वो अपने काम में लग गई। मीनाक्षी के जाते ही शिवा बार के अंदर आया और सरसरी निगाह से चारों तरफ देखने लगा। वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। अभी शिवा बार का जायजा ले ही रहा था कि तभी बार की रिसेप्शनिस्ट शिवा के पास आई और उसे मुस्कुराकर देखने लगी। जब उसे पता चला कि शिवा वहां अकेला आया है तो वो उसे बार के एक कॉर्नर में ले गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप यहाँ बैठ जाइए, ये जगह काफी सस्ती है, सिर्फ 500 रुपये। उम्मीद है यहाँ आपका समय अच्छा बीतेगा। हालांकि शिवा जानता था कि उसे बार के कोने में एक आदमी के बैठने वाली टेबल तक ले जाना रिसेप्शनिस्ट का काम था, क्योंकि अगर शिवा किसी ऐसी टेबल पर बैठ जाता जहां एक से ज्यादा लोग बैठकर शराब पी सकते हैं तो उस टेबल की बाकी की कुर्सियां खाली रह जाती और उसकी वजह से बार को नुकसान हो जाता। आखिर
एक अकेला शिवा कितनी शराब पी सकता था, लेकिन फिर भी उस खूबसूरत लड़की ने जिस अंदाज में शिवा से बातें की वो उसे काफी अच्छा लगा था। अपनी टेबल पर बैठते हुए शिवा ने उसे शुक्रिया कहा, लेकिन गानों की तेज आवाज के कारण वो रिसेप्शनिस्ट शिवा की बात सुन नहीं पाई और चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। शिवा के वहां बैठते ही उसे आसपास के लोगों की नशे में धुत और लड़खड़ाती आवाजें सुनाई देने लगी। उनमें से कुछ आती जाती लड़कियों को देखकर उनकी खूबसूरती और उनके बदन के बारे में बातें कर रहे थे, तो कुछ सीटियां बजा रहे थे। अरे देखो देखो, क्या रसीला आम लग रही है, बिल्कुल एक नंबरी। ये वाली तो कुछ ज्यादा ही कमाल है यार, मैं तो इसको 100 में से पूरे 95 नंबर दूंगा। अयो इसे देखो यार, ये तो पूरी पटाखा लग रही है, कितनी मस्त है ना यार। हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो, जरा हमारे पास तो आओ। वैसे भी शिवा के पास वहां बैठकर कुछ खास करने के लिए था नहीं, इसलिए ये आखिरी जुमला सुनकर उसने पलट कर देखा, लेकिन अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखते ही शिवा की आंखें फटी की फटी रह गई। देखने में वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसकी चमकती हुई त्वचा और नैन नक्श इतने सुंदर थे मानो भगवान ने अपना सारा काम छोड़कर उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। न जाने उसकी गजल सी आंखों में कैसी कशिश थी कि जब उस लड़की ने अपनी मदहोश कर देने वाली रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां मौजूद लोगों को देखा, तो मानो एक पल के लिए उस बार में वक्त वहीं थम सा गया। वो लड़की वहां की बाकी लड़कियों की तरह शर्मीली बिल्कुल नहीं थी और ना ही उसकी आभा बाकी लड़कियों की तरह कहीं से कमजोर लग रही थी। उसने एक सरसरी निगाह से वहां मौजूद लोगों को देखकर अपने रौबीले और मजाकिया लहजे में कहा, मेरी तरफ से तुम सारे समाज के दुश्मनों और धरती पर बोझ लोगों को गुड इवनिंग। हालांकि बार में काफी शोर था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस लड़की की आवाज सभी के कानों में साफ सुनाई थी। एक पल के लिए तो वो लोग हैरान हो गए और उन्हें उस लड़की के शब्दों को सुनकर काफी गुस्सा भी आ गया, लेकिन फिर अगले ही पल वो सारे शराबी दोबारा उसकी बात को नजरअंदाज करके उसी पर सवाल उठाने लगे और साथ में उसके लिए वाहियात और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगे। उन शराबियों के बीच वहां एक मोटा सा आदमी भी मौजूद था, जिसकी काली सफेद खिचड़ी सी दाढ़ी वाला चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और कमर हल्की सी झुकी हुई थी। वो एक हाथ में अपनी शराब की बोतल पकड़े वासना भरी मुस्कान के साथ चलकर आगे आया और उसने बड़े ही कामुक अंदाज में उस लड़की से कहा, कैसी हो जाने मन, यहाँ पास ही में एक होटल खुला है, तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए वहां क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें वहां कमरा नंबर 5 में मिलूंगा। उस मोटे आदमी की बात सुनकर लड़की की आंखों में एक शातिर और खतरनाक चमक आ गई। उसने उस मोटे आदमी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए ऐसे देखा मानो किसी बेवकूफ को देख रही हो। फिर मादक ढंग से चलते हुए उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन वो क्या है ना कि मेरी अम्मा ने मुझे बेवकूफ लोगों के साथ घूमने के लिए मना किया है, इसलिए तुम जा सकते हो। जब बाकी लोगों ने बात सुनी तो उनकी हंसी छूट गई। शिवा के चेहरे पर भी हल्की हंसी आ गई और वो अपना सर हल्के से झटकते हुए मुंह दबाकर हंसने लगा। उसे नहीं लगा था कि वो खूबसूरत लड़की इतनी तेज तर्रार और कड़वे शब्द बोलने वाली होगी, बल्कि उसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो लड़की उस मोटे आदमी को पलट कर जवाब भी दे पाएगी, क्योंकि असलियत में वो लड़की जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं। अब इस इत्तेफाक कहिए या जानबूझकर सोची समझी कोई चाल, लेकिन वो लड़की उस मोटे आदमी को नजरअंदाज करते हुए चलते हुए सीधे शिवा के पास आकर बैठ गई। उसके वहां बैठते ही सिलंग के फूलों की खुशबू वाले इत्र की भीनी और मीठी महक शिवा के चारों ओर फैल गई। वहां बैठते ही उस लड़की ने मादक अंदाज में शिवा को देखते हुए कहा, हे हैंडसम, अकेले हो क्या, तुम मुझे एक जाम पिलाओगे? उस लड़की के वहां बैठते ही आसपास के सभी लोग शिवा को घूरने लगे। उसे पलट कर देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे बैठे लोगों की नजरें भी उस वक्त शिवा पर ही टिकी थी, लेकिन इसके बावजूद शिवा घबराया नहीं। उसने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, लेकिन हम तो एक दूसरे को नहीं जानते। वो लड़की तेज तर्रार और हाजिर जवाब थी। उसने शिवा की बात को बीच में ही काटते हुए बार के काउंटर पर खड़े कर्मचारी को अपने हाथ के इशारे से बुलाया और एक कॉकटेल का ऑर्डर दे दिया। अपना ऑर्डर देने के बाद उस लड़की ने शिवा के पास आकर धीमे से कहा, मेरा नाम भैरवी है। तब तक बार के कर्मचारी ने उस लड़की के सामने उसकी पसंद का जाम परोस दिया, तो उसने अपना ग्लास उठाकर शिवा के ग्लास से टकराते हुए कहा, लो अब हम एक दूसरे को जानते हैं, चीयर्स। लेकिन शिवा अभी भी बिना कुछ कहे बस यूं ही खामोश बैठा उस लड़की को देखता रहा। दरअसल उस लड़की के हाव भाव और बात करने के अंदाज से शिवा को इतना तो समझ आ ही चुका था कि वो खूबसूरत बला कोई आम लड़की नहीं थी। अक्सर ऐसी लड़कियां लड़कों को किसी न किसी झमेले में उलझा देती हैं। शिवा को तो वैसे भी किसी और झमेले में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही उसे किसी और से कोई मतलब था। ऐसे में जब वो लड़की शिवा से टकराई तो उसे डर था कि कहीं वो किसी फालतू के झमेले में न फंस जाए, इसीलिए वो बस चुपचाप बैठा उसका जाम खत्म होने का इंतजार करता रहा। लेकिन शिवा को ताज्जुब तो तब हुआ जब भैरवी अपना जाम खत्म करने के बाद भी वहां से नहीं गई।
भैरवी ने अपना ग्लास खत्म किया और मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, दरअसल मैं तो तुम्हें यहां मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहने आई हूं। क्या सच में भैरवी और शिवा एक दूसरे को जानते हैं? किस बात का शुक्रिया अदा करने आई है भैरवी? भैरवी ने मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, दरअसल मैं तो तुम्हें यहां मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहने आई हूं। भैरवी की बात सुनते ही अचानक से शिवा को सुनहरी लोमड़ी का ख्याल आ गया। दरअसल 2 दिन पहले जब शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी के घर पर हुए झगड़े में उसका हाथ काटा था, तो उसने वहां बिल्ली और लोमड़ी जैसे दिखने वाले एक सुनहरे जानवर को बचाया था। वो जानवर काफी समझदार था और उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे संभालना किसी साधारण परिवार के बस का नहीं था। शिवा ने उसी जानवर के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, कहीं भैरवी उसे सुनहरी लोमड़ी की बात तो नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी शिवा ने अनजान बनते हुए भैरवी से पूछा, अच्छा कौन सी सुनहरी लोमड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। जब भैरवी ने देखा कि शिवा अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपनी मादक अदाओं से आंखों को तरेड़ते हुए अपने शराब के ग्लास को उठाया और उसे अपने लाल रसीले होठों से लगाते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूं। वैसे तुम्हें पता है, स्वामी खानदान की पुरानी मुखिया देविका वापस आ चुकी है। भैरवी की बात सुनकर शिवा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे लगने लगा कि शायद स्वामी खानदान का इरादा इस मामले को आगे बढ़ाने का है, तो उसने मन ही मन कहा, स्वामी खानदान की मुखिया देविका, अब ये कौन है? यही सब सोचते हुए शिवा ने भैरवी को गौर से देखा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि भैरवी के शरीर से कुछ दिव्य ऊर्जा की तरंगें निकल रही हैं। हालांकि भैरवी उन दिव्य तरंगों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी शिवा तो शिवा था। जैसे ही उसे वो दिव्य ऊर्जा महसूस हुई, वो तुरंत समझ गया कि भैरवी कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए शिवा सतर्क हो गया। लेकिन फिर भी उसने ऊपर से खुद को शांत और बेफिक्र दिखाते हुए कहा, ओह अच्छा, स्वामी खानदान की कोई पुरानी मुखिया भी है? शिवा का सवाल सुनकर भैरवी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। उसने अपनी मादक आवाज में कहा, बिल्कुल, उस्ताद रंगास्वामी ने जबरदस्ती अपनी बड़ी बहन से स्वामी खानदान के मुखिया की जगह छीन ली थी। अब जब तुमने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट दिया है, तो वो फिर से लौट आई है। हालांकि मैं ये तो नहीं जानती कि अपने भाई से हुए झगड़े के बाद देविका अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कलरी पाइटू सीखने कहां गई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। इतना कहकर भैरवी ने कुटिल मुस्कान के साथ धीमे स्वर में शिवा के पास आकर कहा, वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इस बात से परेशान हो, लेकिन हो सकता है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए आए। शिवा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर इस बार उन्होंने मुझे उकसाने की कोशिश की तो उसका अंजाम सिर्फ एक हाथ गंवाने जितना आसान नहीं होगा। इस बार तो उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर भैरवी ने मादक अंदाज में कहा, हाय, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। वैसे इंसान को इतना बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर भैरवी शिवा के थोड़ा और करीब आ गई, मानो दिखाना चाहती हो कि उसे शिवा में दिलचस्पी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना यहां आने का मकसद बिल्कुल नहीं भूली थी। उसने अपनी आवाज की मिठास को बरकरार रखते हुए कहा, शिवा सुनो ना, मेरी सुनहरी लोमड़ी मेरे लिए मेरा सबसे कीमती खजाना है। वो मेरे साथ ही बड़ी हुई है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहो तो मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के बदले में मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे किसी भी जानवर का ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर भैरवी ने बाहर के शराबियों की ओर देखते हुए कहा, गली के आवारा कुत्तों का भी। भैरवी की बात सुनकर शिवा की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए भैरवी से कहा, चिंता मत करो, अगर वो सुनहरी लोमड़ी वाकई में तुम्हारी है तो वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। शिवा ने तो अपने जीवन में न जाने कितने ही बड़े बड़े दिव्य पालतू जानवर देखे थे। ये पालतू सुनहरी लोमड़ी तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वैसे भी अब जब उस जानवर की मालकिन उसे ढूंढते हुए उसके पास आ पहुंची थी, तो शिवा के लिए उसे अपने पास रखने का कोई तुक नहीं बनता था। शिवा का जवाब सुनकर भैरवी खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए शिवा को धन्यवाद दिया और 2 गिलास शराब और मंगवाकर आसानी से उसे गटक गई। हालांकि इतनी शराब पीने के बाद अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अब तक लुढ़क ही जाता, लेकिन भैरवी तो पहले से ज्यादा होश में और तरोताजा दिखाई देने लगी थी। उसे देखकर शिवा कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे दूर से मीनाक्षी उसकी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों में कॉफी का कप लिए हुए आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे रोहिणी भी थी, जो इस वक्त काफी बेसब्र और झुंझलाई सी दिख रही थी।
मीनाक्षी ने बड़े अदब से कॉफी के कप को टेबल पर रखते हुए कहा, भैया ये हमारे यहाँ की खास कॉफी है, याद से पी लेना। हालांकि मीनाक्षी ये सब शिवा से कह रही थी, लेकिन उसकी नजर भैरवी से हटी नहीं रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की उसके भाई के बगल में बैठी होगी। उसे देखकर मीनाक्षी ने थोड़ा हिचकते हुए शिवा से पूछा, ये? मीनाक्षी जानती थी कि उसके भाई को ठीक हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और वो आज पहली दफा किसी बार में आया है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उस तरह की खूबसूरत लड़कियां उसके भाई को अपने जाल में फंसा ले। मीनाक्षी के हाव भाव देखकर भैरवी समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने बालों को एक तरफ किया, मानो वो अपनी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन का प्रदर्शन कर रही हो। फिर भैरवी ने मुस्कुराकर अदाएं दिखाते हुए कहा, मेरा नाम भैरवी है। तुम्हारे भाई ने मुझसे मेरा सबसे कीमती खजाना ले लिया है, यहां बेचारा उसी की जिम्मेदारी उठाने आया है। हालांकि मीनाक्षी आज तक कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही थी, लेकिन इतना तो उसे भी पता था कि ज्यादातर लड़कियों के लिए उनका सबसे कीमती खजाना उनका कौमार ही होता है। इसलिए भैरवी की बात सुनकर मीनाक्षी घबरा गई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या? भैरवी की बात सुनकर शिवा की भौएं तन गई। वो सच में बातें बनाने में कुछ ज्यादा ही माहिर थी, लेकिन इस वक्त वो जिसके सामने ये सब फजूल की बातें कर रही थी वो शिवा की छोटी बहन थी। इसलिए शिवा ने मीनाक्षी को समझाते हुए कहा, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मीनू, ये उस सुनहरी लोमड़ी की मालकिन है और उसी के बारे में बात कर रही है। शिवा की बात सुनकर भैरवी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ सच में वो सुनहरी लोमड़ी मेरे लिए मेरा सबसे कीमती खजाना है। ये बात सुनते ही मीनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शायद भैरवी को देखकर मीनाक्षी की सोच कुछ ज्यादा ही आगे चली गई थी और वो कुछ और ही सोचने लगी थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भैरवी अपने पालतू जानवर की बात कर रही होगी, इसीलिए वो शर्मिंदा महसूस करने लगी और जल्दबाजी में वहां से चली गई। मीनाक्षी की हालत देखकर भैरवी ऐसे हंसने लगी मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। हालांकि मीनाक्षी तो शर्मिंदा होकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन रोहिणी अब भी वहीं खड़ी थी। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने गुस्से में घूरते हुए शिवा को देखा और तेज आवाज में कहा, शिवा, तुम्हारी बहन इतनी मेहनत कर रही है और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ऊपर से तुम मीनाक्षी को काम छोड़ने के लिए भी उकसा रहे हो। क्या तुम्हें सच में उसकी कोई परवाह है भी? लेकिन शिवा पर रोहिणी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा, हाँ मैंने उसे काम छोड़ने के लिए कहा है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे पारिवारिक मामलों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहिणी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? कालीचरण नाम्बियार जी ने मीनाक्षी की खातिर इस बार सुप्रीम मेंबरशिप ली है, वो भी पूरे 30 लाख रुपए की। अगर वो यहां से चली गई तो कालीचरण जी को 30 लाख रुपए कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, मीनाक्षी यहां से नहीं जा सकती बस। मीनाक्षी के जाते ही उसके पीछे खड़ी रोहिणी ने शिवा से गुस्से में कहा, देखो शिवा, मुझे कुछ नहीं पता, मीनाक्षी यहां से नहीं जा सकती बस। लेकिन जब रोहिणी ने देखा कि शिवा उसकी बात सुनकर गुस्सा हो रहा है तो उसने शिवा को मनाने के लिए थोड़े धीमे स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उसे कम से कम यहाँ 1 और महीना तो काम करना ही पड़ेगा। रोहिणी की बात सुनकर शिवा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, हरगिज नहीं। शिवा का जवाब सुनकर रोहिणी ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, तुम ये बात मैनेजर मूर्ति और कालीचरण नाम्बियार को समझाओ, वो लोग कमरा नंबर 1 में है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रोहिणी तुरंत वहां से निकल गई। हालांकि रोहिणी की बात सुनकर शिवा को उसमें किसी षड्यंत्र की बू आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रोहिणी के पीछे चल दिया। शिवा को वहां से जाते हुए देखकर भैरवी ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं यही हूं। भैरवी की बात सुनकर शिवा ने एक नजर पलटकर उसे देखा और आंखों ही आंखों में उसे धन्यवाद देते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से निकलकर थोड़ी ही देर में शिवा और रोहिणी कमरा नंबर 1 में पहुंच गए। उस कमरे के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लड़के और लड़कियां पहले से मौजूद थे और उन सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कोई भी एक नजर ही देखकर बता सकता था कि वहां मौजूद सभी लोग रईस परिवारों में से थे। कमरे के बीचों बीच रखी टेबल महंगी विदेशी शराब की बोतलों से भरी हुई थी और उस टेबल के सामने बैठा आदमी कालीचरण नाम्बियार था। कालीचरण को देखकर रोहिणी ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, कालीचरण जी, देखिए मैं अपने साथ किसे लेकर आई, इनसे मिलिए, यह है मीनाक्षी के भाई शिवा शास्त्री। इतना कहकर रोहिणी कोने में जाकर खड़ी हो गई। रोहिणी की बात सुनकर कालीचरण ने अपनी आंखों के कोने से एक नजर शिवा को देखा और फिर धीरे से हंस दिया। उसने बर्फ से भरी बाल्टी से एक वाइन की बोतल निकाली और वाइन का ग्लास पूरा भरने के बाद उसे जोर से शिवा के सामने टेबल पर रखते हुए तेज आवाज में कहा, पहले इसे पियो, फिर हम बात करेंगे। उसके इतना कहते ही अचानक से वहां सन्नाटा छा गया। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई, यहां तक कि उस कमरे में चल रहे गाने भी बंद कर दिए गए और लोगों ने आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी।
ये सब देखकर शिवा की भौएं तन गई, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसने गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। मैंने सुना है तुम लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है। शिवा के इतना कहते ही वहां मौजूद नौजवान ठहाके लगाकर हंसने लगे, मानो वो सब वहां कोई हंगामा करने वाले हो। तभी भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं आखिरकार हमें ऐसा इंसान मिल ही गया जिसने कालीचरण जी के सामने ना बोलने की हिम्मत की। वहीं शिवा की बात सुनकर कालीचरण ने गुस्से में बर्फ से भरी बाल्टी को शिवा की तरफ सरकाकर हुक्म देते हुए कहा, अगर तुम ये वाइन नहीं पीना चाहते तो तुम्हें इस बाल्टी में भरी हुई बर्फ को खाना होगा। ये सुनकर शिवा ने गुस्से में कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने आज तक कालीचरण से ज्यादा घमंडी और बदतमीज इंसान नहीं देखा था। ये सब देखकर वहीं बगल में खड़े बार के मैनेजर मूर्ति ने भांप लिया कि वहां का माहौल ठीक नहीं। अगर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती तो उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से ग्लास को उठाकर चीयर्स करते हुए मस्खरे अंदाज में कहा, अरे कालीचरण जी, गुस्सा मत होइए, ये तो अपनी मीनाक्षी का बड़ा भाई है, इसे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मीनाक्षी आपसे गुस्सा हो जाएगी, शांत हो जाइए। इतना कहकर मैनेजर मूर्ति ने जल्दी से शिवा की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें पता भी है कि कालीचरण जी हर महीने यहाँ उस पर कितना पैसा खर्च करते हैं? ऊपर से मीनाक्षी इनके साथ बैठकर महंगी शराब पी सकती है, अच्छा खाना खा सकती है, और भी बहुत से फायदे मिलते हैं उसे। कालीचरण जी से माफी मांगो और मीनाक्षी को यहाँ थोड़े दिन और काम करने दो। क्या कालीचरण शिवा से अपनी बात मनवाकर रोक पाएगा मीनाक्षी को इस बार में? मैनेजर मूर्ति ने जल्दी से शिवा की तरफ देखकर पूछा, शिवा नाम है ना तुम्हारा? मेरी बात मानो और चलो जल्दी से कालीचरण जी से माफी मांगो और मीनाक्षी को यहाँ थोड़े दिन और काम करने दो। मैनेजर मूर्ति की बात सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, और अगर मैं ना कहूं तो? पहले तो यह सुनकर मैनेजर मूर्ति हैरान रह गया, फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी हो, तुम्हारी बहन यह काम छोड़कर नहीं जा सकती। कालीचरण जी हमारे यहाँ के सुप्रीम मेंबर हैं। जब तक वो चाहते हैं कि तुम्हारी बहन उनकी खिदमत करती रहे, तब तक मीनाक्षी यहां से नहीं जा सकती। यह चांदनी बार का नियम है। मैनेजर मूर्ति के बगल में खड़ी रोहिणी ने उसकी बात को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा मैनेजर साहब, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ऐरी गैरी जगह है जहां तुम कभी भी मुंह उठाकर चले जाओगे और कभी भी मुंह उठाकर आ जाओगे? वैसे भी ये तो मीनाक्षी की किस्मत है जो कालीचरण जी उस पर इतना मेहरबान है। रोहिणी की बात सुनकर शिवा ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी ये बकवास। शिवा को नहीं लगा था कि उसकी बहन के लिए इस पार्ट टाइम जॉब को छोड़ना इतना मुश्किल होने वाला है। अगर शिवा चाहता तो 1 मिनट में उन सब की हड्डियों का चूरन बना सकता था, लेकिन वो अपनी शक्तियों को इन बेकार के लोगों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसलिए शिवा ने मैनेजर मूर्ति को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं आज रात अपनी बहन को यहां से लेकर ही जाऊंगा, इसलिए फजूल की बातें करना बंद कीजिए और ये बताइए कि उसके बदले में आपको क्या चाहिए। शिवा की बात सुनकर कालीचरण का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना सर उठाया और शिवा को घूरते हुए क्रूर नजरों से देखने लगा। अगर शिवा की जगह कोई और होता तो उसकी नजरों से डरकर अब तक अपना सर झुका लेता। कालीचरण को गुस्से में देखकर तो मैनेजर मूर्ति की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वहां मौजूद दूसरे नौजवान कालीचरण से डरने वाले नहीं थे। उनमें से कुछ तो उस पर भी हंसने लगे थे। तभी किसी ने कालीचरण को ताना मारते हुए कहा, कालीचरण जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उस लड़की पर थोड़ा सख्ती दिखाइए। अब देखिए, वो तो यहां से फुर्र होने वाली है। अभी पहले की बात खत्म नहीं हुई थी कि दूसरे ने कहा, अरे यार, उस जैसी कमसिन कली आजकल कहां देखने को मिलती है। कालीचरण जी तो कितने सालों से उससे प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। वैसे अफसोस की बात है, इतने महीनों से कालीचरण जी केवल उसकी खूबसूरती को निहारते रहे, उन्होंने उस खूबसूरती का जायका तो लिया ही नहीं। दूसरे को देखकर तीसरे ने कहा, अरे अफसोस की कोई बात नहीं है कालीचरण जी, आज उस बज़्ज़ात और एहसान फरामोश लड़की की यहाँ आखिरी रात है ना, तो उसे घसीट कर यहीं इस कमरे में ले आइए और उसके साथ यहाँ सबके सामने मजे कीजिए। वैसे भी आपको तो इन सब चीजों का काफी अनुभव है। इस पर अगले ने कहा, अरे मुझे तो लगता है कालीचरण जी बस पीने हाथ थे, इनसे होता जाता कुछ भी नहीं है। मेरी मानो तो यहाँ उसे लेकर आओ और उस बज़्ज़ात के साथ उसके भाई के सामने ही मजे करो, देखना मजा दोगुना हो जाएगा। जब तक उन लोगों की बातें खत्म हुई तब तक उस कमरे का माहौल और ज्यादा बेहुदा हो चुका था। यहां तक कि कुछ नौजवान तो सीटियां भी बजाने लगे थे। उन सभी की बातें सुनकर शिवा ने पलटकर उन नौजवानों की ओर देखा और फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम बज़्ज़ात किसे कह रहे थे? शिवा जैसा एक आम लड़का उनके इलाके में उन्हीं के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा था। इस बात पर एक नौजवान काफी गुस्सा हो गया। उसने जल्दी से एक शराब की बोतल उठाई और उसे शिवा पर फेंक कर चिल्लाते हुए कहा, तेरी मां को हरामखोर। उस नौजवान की बोतल फेंकते ही मैनेजर मूर्ति और रोहिणी दोनों ही ये सोचते हुए घबराने लगे कि अगर वो बोतल शिवा के माथे पर लग गई तो कहीं वो मर ना जाए। हालांकि ये सब काफी जल्दी में हुआ, इस वजह से उन्हें सोचने का ज्यादा समय ही नहीं मिला। लेकिन शिवा के रास्ते में जितने भी लोग थे सभी खुद के बचाव के लिए जल्दी से झुककर जमीन पर बैठ गए ताकि वो बोतल उन्हें ना लगे। केवल शिवा ही था जो वहां डटकर बिना किसी हलचल के खड़ा था, मानो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था।
जैसे ही वो बोतल शिवा के करीब आई, उसने फुर्ती से अपनी 2 उंगलियों से उस बोतल को पकड़ लिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब बुद्ध की तरह स्थिर खड़े शिवा ने अपने हाथों को उठाकर उस बोतल को रोक लिया। उस कमरे में मौजूद हर एक शख्स ये देखकर हक्का बक्का रह गया। जिस सफेद कोट पहने आदमी ने शिवा पर बोतल फेंकी थी, सबसे पहले वही होश में आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, तू सच में मरना चाहता है? उसकी बात सुनकर शिवा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरा तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तू जरूर मरना चाहता है। इतना कहकर शिवा ने वाइन की बोतल दोबारा उसी आदमी की तरफ हल्के हाथ से फेंक दी और अगले ही पल कांच के टूटने की एक जोरदार आवाज के साथ वो बोतल उस आदमी के सर पर जा लगी। उस आदमी ने दर्द में कराहते हुए कहा, ओह, मेरा सर। इतना कहते ही वो आदमी अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसके सफेद कपड़े वाइन और खून से लथपथ हो गए और उसकी खोपड़ी खुलकर 2 हिस्सों में बंट गई। वाकई में वो मंजर देखने में इतना ज्यादा भयानक था कि उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उनमें से एक ने गुस्से में कहा, इसकी इतनी हिम्मत, मार डालो इसे। तो दूसरे ने कहा, इस जलील को सच में मौत चाहिए, जिंदा मत छोड़ना इसे, इसके दोनों हाथ काट डालो। उस कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग शहर के नामी गुंडे थे। वो लोग दूसरे को परेशान करने और उनकी जिंदगी हराम करने का ही काम करते थे। यहां तक कि उनमें से कुछ तो लोगों को बड़ी बड़ी इमारतों से कूदने के लिए मजबूर कर देते थे। वो सभी अपनी ताकत और घमंड के नशे में चूर ऐसे हैवान बन चुके थे जिन्हें किसी से डर नहीं लगता था। फिर शिवा तो वैसे भी उन सब के बीच बिल्कुल अकेला था, उससे कौन डरने वाला था। वो सभी एक साथ शिवा पर हमला करने के लिए आगे आए। यहां तक कि उनमें से एक लंबा आदमी तो टेबल पर चढ़ गया और उसने उछलकर अपने घुटने से शिवा की ठोड़ी पर वार कर दिया। ये सब देखकर शिवा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हालांकि जाहिर सी बात थी, उन सभी लोगों ने थोड़ी बहुत कलरी पाइटो युद्ध कला सीखी हुई थी ताकि अगर कभी लड़ाई हो तो वो उसमें भाग ले सकें, लेकिन उनकी सीखी हुई कला शिवा की चमत्कारी दिव्य शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं थी। शिवा ने अपने एक पैर को उठाकर सीधा उस लंबे आदमी की नाभि पर दे मारा, जिसकी वजह से ठीक किसी बड़े विस्फोट की आवाज आई और वो लंबा आदमी खून की उल्टियां करता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। तभी एक मोटा हट्टा कट्टा सा आदमी शिवा को मारने को आगे बढ़ा। उसका वजन लगभग 100 किलो तो आराम से रहा होगा, लेकिन शिवा ने अपनी चमत्कारिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में एक मुद्रा बनाई और बिना ज्यादा ताकत लगाए उस आदमी की छाती के बीचों बीच हमला किया और देखते ही देखते वो आदमी हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उस मोटे आदमी के दीवार से टकराते ही दीवार में एक गहरी लंबी दरार आ गई और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये सब देखकर रोहिणी और उसके साथ की बाकी सभी लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और दरवाजे से बाहर की तरफ भागते हुए कहा, अरे कोई तो इस लड़ाई को रोको, जल्दी किसी को बुला कर लाओ। हालांकि मैनेजर मूर्ति भी कलरी पाइटू कला का जानकार था और बार में होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों में अक्सर बीच बचाव किया करता था, लेकिन आज अपने सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। वो समझ चुका था कि अब मामला हद से आगे बढ़ चुका है, इसलिए वो जल्दी से उस कमरे से भागकर बाहर गया और उसने घबराते हुए किसी को फोन करके वहां जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। वहां उस कमरे में शिवा ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को आपस में बंद कर मुट्ठी बना ली और उन अमीरजादों पर रहम दिखाए बिना किसी भूखे और गुस्सैल शेर की तरह टूट पड़ा। उनमें से कुछ को तो शिवा ने उठाकर उनकी कमर को अपने घुटने पर मारकर चकनाचूर कर दिया। एक के बाद एक उन लोगों की हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी और शिवा का गुस्से से हुंकारना सबको अंदर तक हिला रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में वहां जितने भी लोग थे सभी जमीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। कुछ लोगों का तो शिवा के सिर्फ एक तमाचे से पूरा का पूरा जबड़ा हिल चुका था और चेहरा सूजकर मोटा हो चुका था। उनकी शक्ल तक पहचानने में नहीं आ रही थी। उनमें से कुछ तो डर के मारे रोने भी लगे थे। शिवा के सामने बस एक ही इंसान खड़ा था और वो था कालीचरण नामबियार। क्या कालीचरण नामबियार कर पाएगा शिवा का सामना और रोक पाएगा उसके कहर को? ऐसी बात नहीं थी कि कालीचरण कोई ताकतवर इंसान था, बस शिवा ने उस पर अभी तक हमला ही नहीं किया था, इसलिए वो अब तक वहां खड़ा था। कमरे का नजारा देखकर उस वक्त कालीचरण का चेहरा किसी मरे हुए इंसान से भी ज्यादा बदसूरत लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ साफ झलक रही थी। शिवा का भयंकर रूप देखकर उसके पांव अपनी जगह पर जमकर कमजोर पड़ चुके थे, मानो उनमें जान ही बाकी ना हो। लेकिन फिर भी उसने गुस्से में दांत पीसते हुए शिवा से कहा, तू मरेगा? क्या तू जानता भी है कि मैं किस खानदान से हूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की? अब तो बस देखता जा बच्चू। कालीचरण की चुनौती को स्वीकार करते हुए शिवा ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और बिना किसी हाव भाव के साफ साफ कहा, ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करता हूं। बुलाओ जिसे बुलाना है, जिसे फोन करना है, मैं यहीं बैठा हूं, करो। हालांकि शिवा को फालतू में किसी से लड़ने का शौक नहीं था, लेकिन अब जो लड़ाई उसने शुरू की थी उसे खत्म तो करना ही था। वो खुद के लिए परेशान नहीं था, उसके लिए उन्हें मारना तो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसकी बहन और उसके पिता सामान्य लोग थे, इसलिए वो इस मामले को ऐसे ही छोड़कर अपने दुश्मनों को खुद पर या खुद के परिवार पर हमला करने का मौका नहीं दे सकता था। शिवा की बात सुनकर कालीचरण को लगा मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवा इतना ज्यादा साहसी होगा कि वो
कालीचरण को चुनौती देकर किसी को मदद के लिए बुलाने को कहेगा और खुद वहीं बैठकर उनका इंतजार करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो शिवा से कुछ कह पाता, शिवा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शिवा के जोरदार तमाचे के कारण कालीचरण हवा में उछलता हुआ कुछ फीट दूर जाकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। फिर शिवा ने गुस्से में जलते हुए चिल्लाकर कहा, सुना नहीं कालीचरण, मैंने कहा बुलाओ जिसे बुलाना है, अभी क्या भी बुलाओ। शिवा के मुंह से एक बार फिर चुनौती सुनकर कालीचरण ने अपने चेहरे को ढक लिया। हालांकि वो शिवा से लड़ना चाहता था और उसे मारना भी चाहता था, लेकिन शिवा की आंखों में देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं शिवा को ऐसा तो नहीं लग रहा कि पूरे कोयम्बटूर शहर में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालीचरण ने जल्दी से किसी को फोन लगाना शुरू कर दिया। आखिर किसे फोन लगा रहा था कालीचरण? किससे मदद मांगेगा कालीचरण अब?